चल वेबसाइट को विजिट करते हैं, अभी करंट क्या सिचुएशन है इस तरह से। ठीक है, हमने कल लास्ट टाइम जो क्लास में हमने इंस्टॉल किया था क्लासिक एडिटर का प्लगइन। ठीक है, इंस्टॉल प्लगइन्स पे जाएंगे। अच्छा, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। इसके साथ मैंने एक और प्लगइन ऐड किया है, एडवांस्ड एडिटर टूल्स। ठीक है, ये प्लगइन है और ये क्या है कि ये बाय ऑटोमेटिक। ठीक है, इसको हम डीएक्टिवेट करते हैं। मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ इसके बगैर कैसे आता है और वैसे क्या आ गया। हम क्या करते हैं, पोस्ट में जाते हैं और ऐड न्यू पोस्ट। तो यहाँ पे देखिए आपको ना ऊपर ऑप्शन कुछ दिख रहे हैं जिसमें पैराग्राफ हेडिंग का स्टाइल आ जाता है और बोल्ड, इटालिक, बुलेट लिस्ट, उसके अलावा नंबर, ये थोड़े से ऑप्शन है। तो जब हम इस प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे, ये वाला एडवांस एडिटर टूल, ये करता क्या है, एक्सटेंड एंड एनहांसेस द ब्लॉक एडिटर, गुटनबर्ग एंड क्लासिक एडिटर। क्लासिक एडिटर में कुछ नई फंक्शनैलिटी ये ऐड कर देता है। ठीक है, तो इवन कि आपके एडिटर को बिल्कुल एमएस वर्ड या उसके जैसा बना देगा, गूगल डॉक्स के जैसा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखा आपने, ऊपर से ऐसे बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे एमएस वर्ड पे आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एडिटर है सिंपली जिस तरह हम काम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले पोस्ट का टाइटल होता है, ये टाइटल वही है जो हम पहले ऐड कर रहे थे और टाइटल हम यहाँ पे ऐड करेंगे। हम कोई कंटेंट ले लेते हैं किसी पोस्ट का। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ब्लॉग है प्रो पाकिस्तानी। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी इसकी जो पोस्ट है ना उसका डाटा ले लेते हैं फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टाइटल। यहाँ से हमने टाइटल लिया, ये हमने टाइटल ले लिया। ठीक है, और नीचे आ जाए तो ये इमेज है, ज़ाहिर है कि ये फीचर इमेज होगा। अब इसमें देखें यहाँ पे जो इमेज है हमें किसके लिए चाहिए, पेट्रोल के वाले से। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारी वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन, कहाँ से हमें रेलिवेंट इमेज जो मिलता है। ठीक है, ये देखें इस तरह से। तो जैसे ये देखें ये भी रेलिवेंट है। ठीक है, इसको हम पिक कर सकते हैं। नेट काफ़ी स्लो है। चले, ये अब इमेज कहाँ पे ऐड होगा, इमेज होगा फीचर इमेज वाले सेक्शन में। पहले तो वो आता था ना साइड पे, यहाँ पे भी साइड पे ही आएगा, यहाँ पे फीचर इमेज। तो फिलहाल मैं कोई भी दूसरी इमेज इसमें लगा देता हूँ क्योंकि नेट स्लो है तो हमें डाउनलोड में टाइम लगेगा काफ़ी। ये फीचर इमेज लग गया और इसको हम पब्लिश कर देते हैं। अच्छा, पब्लिश करने के बाद इसको व्यू करना होगा तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे। अब ये इसकी सिचुएशन है, फीचर इमेज लग गया और एक ये टाइटल लग गया इसमें, ये वाला। ठीक है, अब हम बाकी की सेटिंग इसमें करते हैं। अच्छा, इस पोस्ट में मजीद हमारे पास कंटेंट है, जैसे कि ये देखें, एक हमारे पास ये एक लाइन आ रही है जिसको हाईलाइट किया गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम कर सकते हैं। हम पहले कंटेंट को ऐड करते हैं, जैसे कि ये कंटेंट हो गया और नीचे एक टेबल है, ये हमने कंटेंट पोस्ट किया। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। अच्छा, इसमें ना एक स्विच है यहाँ पे, ये वाला, ये होता है कि पेस्ट एज टेक्स्ट, इसको आप ऑन कर दें। इससे ये फायदा होगा जब हम पेस्ट करेंगे ना कुछ भी, तो वो पीछे से फॉर्मेटिंग नहीं लेके आएगा, यानी उसका कलर या स्टाइल वो नहीं लेके आएगा। वो हम यहाँ पे खुद ही इसको देंगे। किसी भी जगह से हम समटाइम नेट से कॉपी करते हैं ना कंटेंट, तो उसका स्टाइल सारा वो कैप्चर करके ले आता है। तो इस स्विच के ऑन करने से ये फायदा होगा कि ऊपर लिखा भी हुआ है, कंटेंट विल नाउ बी पेस्टेड एज प्लेन टेक्स्ट अंटिल यू टॉगल दिस ऑप्शन ऑफ। जब तक हम इसको ऑफ नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, अभी नेक्स्ट है हमारे पास कुछ और टेक्स्ट है इसमें, जैसे ये है, ये भी हमने पेस्ट कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इसमें टेबल। तो टेबल बनाने की एबिलिटी भी इसी में होती है।
यानी ये हम उस एडिटर पे भी बना सकते थे, इस पे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें टेबल का हमारा सेक्शन है ये वाला, आप इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे अब देख लें कितने कॉलम में कितने रो हमें चाहिए। 5 इसमें है हमारे पास रोज और 4 कॉलम्स हैं। तो इसी तरह से हम इसको बना लेते हैं यहाँ पे 5 रोज एंड 4 कॉलम, ठीक है। ये टेबल आ जाएगा। अब टेबल में डाटा ऐड करना है तो ये वन बाय वन हम उधर से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम यहाँ से इसको देखें, अच्छा ये देखिए ये एक इमेज है, ये एक इमेज है, तो यहाँ से डाटा कॉपी नहीं होगा। अब देखें इसको मेरे ख्याल से इसको ना किसी और एडिटर में बना के ऐसे इमेज पेस्ट किया गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ से डाटा भी लेना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आपको मैंने एक्सटेंशन बताई थी पावर टॉयज, उसमें माइक्रोसॉफ्ट में इंस्टॉल करने के लिए। उसमें क्या कर रहे थे हम, विंडो शिफ्ट सी कलर पिक करते थे। उसी एक्सटेंशन की मदद से अगर आप विंडो शिफ्ट टी प्रेस करते हैं ना, टी फॉर टेक्स्ट, तो ये हमें टेक्स्ट सिलेक्शन करने की भी एबिलिटी देता है। ये देखें ऐसे, भले वो इमेज है भले वो टेक्स्ट है, जस्ट आप इसको ऐसे सिलेक्शन बनाए वो कॉपी हो गया और यहाँ पे लाके उसको आप पेस्ट कर दें वो एज ए टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से विंडो शिफ्ट टी, ये देखिए कॉपी करता जा रहा है और इसको हम यहाँ पे टेबल में पेस्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये पेस्ट हो गया। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये कुछ वैल्यूज हैं, प्राइसेस प्राइसेस। अच्छा इसको मैं रैंडम वैल्यूज ऐड कर देता हूँ क्योंकि हम कॉपी नहीं इसमें करेंगे, ठीक है। यहाँ हम ये कर देते हैं इसमें ओल्ड प्राइस एंड न्यू प्राइस, और इसमें हम लिख देते हैं डिफरेंस। चलिए हम इसको रैंडम कोई वैल्यूज दे देते हैं इस तरह से कुछ भी 283 एंड, चलिए मैं रैंडम ही इसमें ऐड कर रहा हूँ वैल्यूज। ठीक है, कीबोर्ड से टैब प्रेस करते जा रहे हैं, वो अगले अगले सेल में जंप कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा एक टेबल बन गया, इसको अपडेट करके देखते हैं अभी पोस्ट पे क्या सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल की फॉर्म में सारा डाटा डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अच्छा इसी को आगे फर्दर अगर हम देखें, हम इसको स्टाइलाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट वाला जो इसमें रो आ रही है, हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा इसका टेक्स्ट जो है ना वो बोल्ड हो जाए ताकि हेडिंग के तौर पे ये अपीयर हो। इस तरह से हमने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे फिर से टेक्स्ट है कुछ, उसको ले लेते हैं। इस एडिटर का फायदा ये है कि ये बिल्कुल एक नॉर्मल एमएस वर्ड के सॉफ्टवेयर की तरह बिहेव करेगा, कोई भी पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है उसके जैसा ही इसका बिहेवियर है। जी जी टेबल, जी जी जी। इसके लिए प्लगइन होते हैं, इसके लिए प्लगइन है निंजा टेबल्स, निंजा टेबल प्रो प्लगइन है, ठीक है। तो वो इस काम के लिए वो यूज करते हैं, वो आगे जाके हम स्टडी करेंगे उसको, ठीक। तो ये तो जस्ट अभी आप कह लें कि ये हम डिस्प्ले करवा रहे हैं चीजें, इसमें कोई डायनामिक फंक्शनैलिटी नहीं है। ये जस्ट स्टैटिक डाटा जो हम जो लिखेंगे बस वो प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो चीज़ आप कह रहे हैं ना वो बेसिकली होता है हमारे पास डायनामिक डाटा, जिसको हम बार बार चेंज कर सकें, अपडेट कर सकें, उस पर चले जाएंगे। हाँ इसमें भी हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको टेबल के ऊपर क्लिक करें ना, टेबल के किसी भी सेल में आप रहें, तो यहाँ पे जाके आप देखें सेल्स और रोज हैं, ये देखें इंसर्ट रो बिफोर एंड आफ्टर,
एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करेगा। कोई रो आपने डिलीट करनी है वो डिलीट भी हो सकती है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्म बन गई सिर्फ ये प्लग इन की वजह से, वैसे ये नॉर्मली इसमें नहीं होता। ठीक है, तो इसको फर्दर अब आगे लेके जाएं तो जस्ट यही कुछ चीज़ें हैं पोस्ट के अंदर। तो इसमें अब बारी बारी जो ऊपर ऑप्शन है ना उनको हम एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या इसमें अवेलेबल है। इसको अपडेट कर देते हैं। सबसे पहले तो ये है पैराग्राफ जो ऊपर आ रहा है। अच्छा, पोस्ट के अंदर जो आपका टाइटल होता है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट H1 के टैग में चला जाता है। मैं जैसे ये देखें, ये फीचर इमेज आया, उसके बाद ये टाइटल आया, ये मीटा इन्फॉर्मेशन, डेट और जिसने पब्लिश किया। तो अगर आप इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें और यहाँ पे हम करें इंस्पेक्ट, तो ये हमें इसके सोर्स कोड में ले जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे ना H1 हेडिंग लगी हुई है, हालांकि हमने लगाई नहीं है, वो खुद ब खुद टाइटल को पिक करके H1 में ले जाता है। तो एक पोस्ट के ऊपर या एक पेज के ऊपर H1 जस्ट एक दफ़ा यूज़ करना होता है। अगर हम ज़्यादा दफ़ा यूज़ कर लेंगे तो जो गूगल का क्रॉलर है ना वो कंसीडर नहीं कर पाएगा कि कौन सा वाला जो डाटा है ना वो इसमें है। जी हाँ, बिल्कुल इंडेक्सिंग के लिए वो किस कैटेगरी में इसको लेके जाए, क्लासिफिकेशन कैसे करे इसकी। और गूगल के लिए सबसे ज़्यादा पेज में जो इंपॉर्टेंट डाटा होता है वो H1 नहीं होता है, उसने H1 से ही जज कर लेना कि इसमें क्या है। बाद में तो जस्ट वो टेस्टिंग होती है ना कि जो H1 में हेडिंग दी गई है अब डाटा भी रेलिवेंट है या नहीं, वो बाद में फर्दर आगे टेस्टिंग होती है। अच्छा, ये यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास जो बाकी की हेडिंग बचती है वो H1 हमने दोबारा यूज़ नहीं करनी, ऑलरेडी यूज़ हो गई है। अब 2 है, 3 है, 4 एंड 5 है, ये हम सो ऑन आगे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फॉर एग्जाम्पल हम हेडिंग यूज़ कर लेते हैं कोई भी। ठीक है, इस तरह हमने कोई एक लिख लिया। यहाँ अब ये हाइक नहीं है या वो कम हो रही है प्राइस, तो आप लिख सकते हैं डिक्रीज इन। तो इसको सेलेक्ट करके हमने बना दिया H2। ठीक है, तो इसी तरह से आप आगे जब यूज़ कर रहे हैं तो आप H2 का मल्टीपल टाइम कर सकते हैं और H3 को। अब इसमें स्ट्रक्चर ये होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे H2 यूज़ किया ना, तो आगे कोई सब हेडिंग्स क्रिएट करनी है, जैसे इसी के नीचे हमने कुछ सब हेडिंग क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मैं इतना ही टेक्स्ट यहाँ से ले लेता हूँ। चलें, इसको हमने क्रिएट कर दिया यहाँ से H3। तो अब मेन हेडिंग ये हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जब आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे फिर हम एक हेडिंग क्रिएट कर रहे हैं। इसको हम कर रहे हैं H2 और इसमें फिर से एक हेडिंग आ रही है। चलो मैं इसको ऐसा करता हूँ, ये वाला एरिया ले लेते हैं। इसको हमने कह दिया ये H3 है। और इसको भी हमने बना दिया यहाँ पे H3। ठीक है, इस तरह से ये उसके साथ ही कनेक्ट हो रहा है। चलें इसको स्पेस को बाद में देखें। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये हमारे पास आ गई H2, H3 और फिर H3, यानी एक मेन हेडिंग होगी, उसकी आगे सब हेडिंग। इस तरह से हम डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। इसी तरह से ये हमारे पास H2 है और उसके नीचे क्या है H3 है। तो अब H3 तक ही यूज करें हेडिंग। हाँ, सम हो अगर आपको लगता है कि हायरार्की जो है वो ज़्यादा बन रही है, सब हेडिंग H3 को भी आगे कुछ सब सेक्शन में डिवाइड करना है, तो फिर आप H4 तक चले जाएं। गूगल के लिए पहली 3 हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है, बाकियों को वो क्रॉलर देखता भी नहीं है। ठीक है, H3 तक उसने उसको देखना है। तो जो भी हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे अगर मैं इस पोस्ट के ऊपर आ जाऊँ तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसमें रिटेन पेट्रोल प्राइस, फॉर एग्जाम्पल ये पेट्रोल प्राइसेस को अगर हम ले लें। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल F, और इसको हम सर्च करते हैं। इसने हेडिंग में यूज कर दिया, इवन कि इसने डिस्क्रिप्शन में यूज ही नहीं किया इसको, इस कीवर्ड को। लेकिन फिर भी क्या होता है कि ये रैंक करता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है वो H1 का टैग है, उसमें उसने ऑलरेडी जो कीवर्ड्स हैं वो लिख दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये चीज आ जाती है।
चलें, ये हो गया हमारे पास हेडिंग्स के एतबार से। और अगर फॉर एग्जाम्पल हमने किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, सेंटर में आके फॉर एग्जाम्पल ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हम इसको बोल्ड कर सकते हैं। और अगर किसी इन्फॉर्मेशन को हमने इटालिक करना हो तो ये एक ऑप्शन है। या किसी इन्फॉर्मेशन को हमने एज ए कोटेशन ऐड करना है, जैसे कि ये एक पैराग्राफ है, लेट्स सपोज ये वाला, इसको हम सिलेक्ट करके एज ए कोड ऐड कर देते हैं। ठीक, तो इसको हम अपडेट करके देखते हैं अभी क्या चेंजेस हैं। ठीक है, तो ये देखें हेडिंग्स के एतबार से डाटा ऑर्गेनाइज हो गया सारा। और ये हमने बोल्ड जो इसमें ऐड किया है, और यहाँ पे जो इटालिक किया था हमने ये वाला, ये भी यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, नेक्स्ट आगे ये जो हमने कोट किया था ना, कोटेशन की फॉर्म में लिखा था, वो ये देखिए यहाँ पे उसने सेपरेटली इटालिक भी कर दिया है और उसको थोड़ा सा उससे डिफरेंट बना दिया है। ठीक है, तो कोई चीज़ हम हाईलाइट करना चाहें तो हम ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आगे ये लिस्ट होती है, बुलेटेड लिस्ट और दूसरी नंबर लिस्ट। यानी इस लिस्ट को हम कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऐसी लिस्ट इसमें ऑर्डर नहीं बताया जाता कि 1 2 3 4 5। और जो ये लिस्ट होती है, ये होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें 7 नंबर ऐड हो जाता है। तो लिस्ट आइटम को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे पोस्ट में तो कुछ नहीं था, हम यहाँ से लिख लेते हैं lipsum.com। तो यहाँ पे है लिस्ट, चले 5 आइटम्स काफ़ी होंगे। ठीक है, हमने ये कुछ डाटा ले लिया। अच्छा, उसने बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही इसको लिस्ट को इस पे कर दिया। तो ये इस तरह से लाइंस होंगी सेपरेट सेपरेट सारी, जो भी आप टाइप करेंगे। तो फिर आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट बन जाएगी। सेम ये दूसरा ऑप्शन है नंबर लिस्ट, ये नंबर वाली भी बन जाएगी। नंबर में आगे फर्दर ऑप्शन है कि आप लोअर अल्फा यूज करना चाहते हैं, अल्फाबेटिक्स, और उसके अलावा ये ग्रीक सिंबल भी यूज हो सकते हैं, अल्फा बीटा। रोमन है, रोमन में भी अपर, ये हमारे पास आ जाता है अपर रोमन, यानी इस तरह से। तो कोई भी आप इसमें यूज कर सकते हैं लिस्ट के तौर पर। फिर जी, इसको बुलेट्स और बिल्कुल नंबर लिस्ट बोलते हैं। तो लेकिन यहाँ पे इसको ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलेंगे। क्योंकि अगर मैं इसके सोर्स कोड में आपके लेके जाऊँ ना, ये जो भी चीज़ें हम जनरेट कर रहे हैं ना यहाँ पे, इसके पीछे इस टेक्स्ट के टैब में इसका कोड जनरेट हो रहा है। ये सारा देखें, इसमें कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोड में अगर आप लिस्ट आइटम को जाके देखें तो यहाँ पे देखें OL, ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट है, जब ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे आता है ना, तो साथ ही फिर स्टाइल बताया हुआ है कि इसका स्टाइल करना है अपर रोमन। ठीक है, अब हम विजुअल में आके इसको चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ये बुलेट वाला में कर देते हैं, ये वाला। ठीक है, कोड में जाएंगे, यहाँ पे देखें UL यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो HTML का ये टैग है, उसमें लगा हुआ है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसने इसको उसमें चेंज कर दिया सिंपली। तो कोडिंग इसमें बेसिकली खुद ही जनरेट हो रही है बैकएंड पे। तो इसको हम फॉर एग्जाम्पल ये ग्रीक लेटर्स यहाँ हम यूज करते हैं, रोमन ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट आइटम होगी। उसके अलावा ये अलाइनमेंट है, बिल्कुल वैसे वर्ड की तरह कि आप लेफ्ट लाइन सेंटर लाइन जैसे इसको रखना चाहते हैं। जैसे ये एक पैराग्राफ है, अभी ये बाय डिफॉल्ट तो ये लेफ्ट लाइन ही होता है। सेंटर में कर देंगे इस तरह आ जाएगा, राइट लाइन कर देंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये जस्ट अलाइनमेंट है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आगे ये लिंक वाला ऑप्शन। लिंक क्या होता है कि आप एक ही अपने जो पोस्ट है या एक पेज है, उसको इंटरनल या एक्सटर्नल पे लिंक लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक टेक्स्ट है, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट, इसको हम लिंक लगाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की कोई भी डोमेन इसमें देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये वेबसाइट है गवर्नमेंट की। ठीक है, pakistan.gov.pk, इसको हमने कॉपी किया यहाँ पे लिंक को, और लिंक को लेके हम यहाँ पे हमने गवर्नमेंट पे टेक्स्ट को लिखा, यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करना है, इंसर्ट लिंक। ठीक है, शॉर्ट की इसकी कंट्रोल के है, आपने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे वो लिंक पेस्ट कर देंगे और इसको अप्लाई कर देंगे, और बाद में इसको अपडेट कर दें यहाँ से। अब इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए एक लिंक क्रिएट हो गया, यानी वो जो पेज है ना, अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इसको इधर ले आया है।
ठीक है। अब लिंक के हवाले से कुछ और चीज़ें हैं, मैं इसको वापस करता हूँ। ये देखिए मैंने इसको क्लिक किया ना जस्ट, तो ये यही वाला पेज रिफ्रेश हो गया, यानी जो जिस पेज पे हमने लिंक लगाया वही रिफ्रेश हो गया। अब देखिए नोट करें जरा, मैं इस पर क्लिक किया, रिफ्रेश हो गया। अब हुआ क्या कि यूजर हमारी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट पे चला गया, हमारी वेबसाइट यहाँ पे बंद ही हो गई क्लिक होने पे। तो हम ये चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूजर क्या करे, जब वो इस पे क्लिक करता है तो वो अब इसकी सेटिंग में आ जाएंगे, यानी एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पे सेटिंग में जाएं और इसमें आप कह दें ओपन लिंक इन न्यू टैब। अब इसको चेक मार्क लगाएं और यहाँ पे इसको कर दें सेव। अपडेट करें इसको। ये लॉगिन दोबारा करने का क्यों कह रहा है, हो गया। इसको रिफ्रेश करते हैं। अब हमने लिंक पे क्लिक किया, वो एक्टिव नहीं हुआ, अभी खैर अपडेट ही नहीं हुआ। दोबारा जाते हैं इधर एडिट और सेटिंग में जाएंगे, ओपन लिंक इन न्यू टैब और यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं, अपडेट कर देंगे। ठीक है, हो गया। चलिए अब वापस आते हैं इधर, यहाँ पे इसी पेज पे लिंक फिर से वही लगा हुआ है। अब देखें उसने इसको रिफ्रेश नहीं किया बल्कि न्यू टैब में उसको ओपन कर दिया। ठीक है, तो ये डिफरेंट सिचुएशन में डिपेंड करता है। ये वेब के ऊपर ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, मतलब वेबसाइट हमारी इससे यूजर जो है ना वो नहीं जाना चाह रहा आगे। ठीक, लेकिन जब आप इंटरनल लिंक लगाएंगे ना किसी अपने ही पेज को, तो फिर आपने ये चीज़ नहीं करनी। फिर क्या होता है कि अगर आप मोबाइल पे समटाइम नोट करें, आप क्लिक करते हैं ना किसी लिंक पे, तो वो यूजर एक्सपीरियंस बड़ा खराब होता है। वो मोबाइल के अंदर जब डिफरेंट टैब ओपन होते हैं ना, तो वो बड़ा मुश्किल होता है उनको हैंडल करना। इधर तो मसला कोई नहीं है, ऊपर अलग अलग टैब आ रहे हैं ना, तो जब मोबाइल पे जाता है तो फिर वो यूजर एक्सपीरियंस खराब होता है। तो अगर हमने कोई इंटरनल लिंक लगाना है, जैसे कि यहाँ पे हम किसी और पेज को लिंक लगाते हैं, ये पेट्रोलियम प्राइजेज है हमारी वेबसाइट पे। जैसे ये फूड एंड पाकिस्तानी फूड खोल लेते हैं, ये लिंक हमने लिया। अच्छा, लिंक लगाने में एक स्ट्रेटजी है, वो नोट कीजिएगा। आपने जब भी कोई लिंक लगाना है ना, इंटरनल लिंक की बात कर रहा हूँ, आपने यहाँ से इसको लेना है। ठीक है, यानी ये फूड तक आप समझे कि आपका डॉट कॉम आ गया हुआ है, यानी वेबसाइट का मेन यूआरएल। उसके आगे वाला स्लग आप कॉपी करेंगे जस्ट। उसकी एक रीज़न है, मैं आपको अभी बताता हूँ। वो भी इसको आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे लिंक पे क्लिक किया, पेस्ट और इसको एंटर कर देंगे। अब हम जाके इसको अपडेट करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे पेट्रोलियम प्राइस, तो आपने देखा नीचे लिंक लग गया। इसको क्लिक करेंगे, पेज नॉट फाउंड। फूड भी ले लें पीछे से, लेकिन जब लाइव पे काम करेंगे ना फिर ऐसा नहीं करना। मैं अभी बताता हूँ आपको ये क्या मसला आया। चलिए फूड स्लैश समथिंग इस तरह से, क्योंकि अभी ये लोकल होस्ट को ही कंसिडर कर रहा है मेन। ये सब ठीक है। ठीक है, हमने ये लोकल होस्ट पीछे लिखा नहीं है वहाँ लिंक पे, लेकिन लिंक सही लग गया। इसका नुकसान क्या होता है, ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने वेबसाइट बनाई लोकल होस्ट पे और आपने उसमें लिंक भी लिख दिया लोकल होस्ट, पीछे बैकएंड पे लगा दिया। तो जब आप उसको किसी डोमेन पे लाइव करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप अपने मेन डोमेन पे लाइव करना, जैसे डरमा क्लब है, तो डरमा क्लब डॉट कॉम पे आप ले गए हैं, तो जहाँ जहाँ पे आपने लिंक लगाए होंगे ना लोकल होस्ट के साथ, वो सारे फिर आपको दोबारा चेंज करने पड़ेंगे। तो होता क्या कि यहाँ तक लिंक लगने से ये फायदा होगा कि बाय डिफॉल्ट वो लोकल होस्ट को रिप्लेस कर देता है वो नई वाली डोमेन पे, तो फिर हमें लिंक दोबारा नहीं करने पड़ते। इसका ये बेनिफिट हो सकता है। तो वैसे एक्सटर्नल लिंक जब लगेगा वो आप पूरा ही लेके आएंगे लिंक को, यानी यहाँ से आप सारे का सारा इसका जितना भी आ रहा है HTTP के साथ सारा लिंक ला के उसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है लिंकिंग के कुछ ऑप्शन। अब इस पे जाते हैं। हाँ, बाकी वो ले लेना। जी जी
उसमें डॉट कॉम के आगे वाला हिस्सा लेंगे, काम। अगर डॉट पीके है तो पीके से आगे वाला हिस्सा, ठीक है, वो सारा आप ले लेंगे उसको। ठीक है, वो तब उस केस में है कि जब आपने वेबसाइट किसी और जगह पे क्रिएट की, बाद में शिफ्ट उसने किसी और जगह पे होना है। ठीक है, जब मिसाल तौर पे हम जब किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाते हैं ना, तो हम जैसे ही हमारे पास ये क्लाइंट है, तो ये हम देखें इसमें इसकी एक्चुअल जो डोमेन है ना वो ये नहीं है। हमने एक सब डोमेन क्रिएट की लाइव के ऊपर, तो सब डोमेन क्रिएट करके हमने क्या किया कि वो उस पर वेबसाइट बना ली। अब इसमें हमने जो लिंक लगाया है ना, उसमें हमने सारे जो लिंक है, मतलब ये अबाउट अस का पेज है, तो हमने इसमें अगला जो पार्ट है ना लिंक का वो यूज किया है, जस्ट इतना। ठीक है, तो जब इसकी हम एक्चुअल डोमेन पे इसको लेके जाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि जो भी इसमें पीछे चेंज होगा वो वाला लिंक वहां पे लग जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और अगर नहीं लगाया होगा तो क्या होगा कि उस वेबसाइट उस डोमेन पे जाने के बाद भी क्या होगा, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो डिवर्ट होकर इसी डोमेन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी अगर फॉर एग्जाम्पल किसी और जगह पे भी लगा हुआ है लिंक, तो इसकी मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास एक वेबसाइट थी, इसका एक और वर्जन हमने बनाया, उसमें शायद ये इशू है यहाँ पे। एस्थेटिक, अच्छा हम इसके जाते हैं फुटर में, और फुटर में जाके हम यहाँ पे देखते हैं, ये ठीक है, हाँ यहाँ पे ठीक है, ये सारे लिंक ठीक कर दिए गए हैं मेरे ख्याल से। वो हो क्या रहा था कि वो डिफरेंट लोकेशन पे जा रहा था, हमने पहले ये बनाई, इसमें वेबसाइट बनाई हमने एस्थेटिक पे, ये वाली। ठीक है, तो हमने एस्थेटिक डॉट एम गेट सोल्यूशन पे ये वेबसाइट बना ली। क्लाइंट ने कहा कि मुझे ये कलर स्कीम पसंद नहीं है। ठीक है, कलर स्कीम हमें पसंद नहीं है, तो हमने ये किया कि हमने इसको खत्म नहीं किया, हमने एक नई सब डोमेन क्रिएट की धर्मा क्लब के नाम से। ठीक है, तो बजाय इसके कि हम उसको भी डिलीट करें, और हमने इसलिए सोचा कि हो सकता है क्लाइंट कल को कहे कि मुझे वही पसंद थी, तो फिर हम दोबारा से कहाँ पे चेंज करेंगे, तो हमने बेस्ट समझा कि एक नई डोमेन क्रिएट करें, उस वेबसाइट की सारी फाइल्स को डुप्लीकेट किया हमने, और इसके साथ हमने उसको कनेक्ट कर दिया। तो इधर आके जब कलर स्कीम चेंज हुई तो मसला ये आ रहा था कि इसमें कुछ लिंक ऐसे लगे हुए थे फुटर के अंदर कि वो इधर क्लिक करते थे, वो ले हमें इधर जाता था, पुरानी पे चला जाता था। उसमें हुआ क्या था कि लिंक जिसने लगाए थे ना, तो वो पूरे लगा दिए थे। तो इसलिए बेस्ट होता है कि आप डॉट कॉम के आगे वाला हिस्सा जो है वो इसमें लेके आए। ठीक है, तो ये एक लिंक की स्ट्रेटजी है। अच्छा, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, तो लिंक हम जैसे लगा सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे आप लिंक पे क्लिक करें तो ये एक बटन आ जाता है रिमूव लिंक, या आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, रिमूव कर देंगे वो लिंक रिमूव हो जाएगा। ये रीडू अनडू आपको पता है, कंट्रोल जी भी कर सकते हैं, और कंट्रोल वाई से आप रीडू कर सकते हैं। और यहाँ पे आप फ़ॉन्ट सिलेक्शन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आके ये हेडिंग है, मुझे इसका फ़ॉन्ट डिफरेंट लेना है, तो ये देखिए पूरी एक हमारे पास फैमिली आ रही है फ़ॉन्ट्स की। ठीक है, तो इसमें जो जो फ़ॉन्ट हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे। जैसे इसमें, लेकिन फ़ॉन्ट के मामले में बड़ा केयरफुल रहना होता है, यानी आप फ़ॉन्ट को जब भी यूज़ करें तो आप ये चीज़ें में रखें कि आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पूरी की पूरी वेबसाइट में। तो बेहतर है कि आप वहाँ पे ग्लोबल सेटिंग जब करते हैं ना, बाद में फ़ॉन्ट चेंज ना करें। उससे क्या होगा कि कहीं पे कोई और स्टाइल, कहीं पे कोई और स्टाइल, वो बड़ा अजीब सा मामला हो जाता है। साइज़ वगैरह आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी फ़ॉन्ट का साइज़ है वो आप चेंज कर सकते हैं। ग्लोबल सेटिंग हमने फ़ॉन्ट की पता है वो कस्टमाइज़ में जाके की थी। एक फ़ॉन्ट फैमिली चूज़ की, फिर हमने कहा कि बॉडी में ये वाला साइज़ होगा या ये स्टाइल आएगा। उसका वेट हमने डिफ़ाइन किया, हेडिंग का बोल्ड होगा, दूसरा नॉर्मल होगा टेक्स्ट का। हमने ग्लोबल सेटिंग कर दी कस्टमाइज़ में। अब पूरी वेबसाइट पे वो खुद ब खुद इम्प्लीमेंट हो रही है। अब देखिए हम यहाँ पे एक्चुअली जो आपको फ़ॉन्ट दिख रहा है वो एडिटर में ऐसे दिख रहा है, लेकिन जब आप इसको वेबसाइट पे जाके देखते हैं तो आप देखें वहाँ पे, आपको वो ग्लोबल सेटिंग ही दिख रही है। ये देखिए हेडिंग के ऊपर ये फ़ॉन्ट हमने यूज़ तो नहीं किया ना अभी, लेकिन वो पीछे से पिक कर रहा है। वहाँ पे हमने बताया था कि H2 को ये स्टाइल कर देना है, अब ये हमने चेंज किया एडिटर में आके, इसने ग्लोबल सेटिंग को ओवरराइट कर दिया, मतलब पिछले वाली सेटिंग में ये उसने खुद ही ऐड कर दिया, तो यहाँ पे वो ओवरराइट करेगा। तो इसे अवॉइड करना चाहिए, फ़ॉन्ट फैमिली अब चेंज ना करें यहाँ पे आके। ठीक है, इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। इसमें डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन
आई थिंक सो इसको सिलेक्ट करके। अच्छा देखें, एक बार एक ये भी होता है कि इसमें देखें डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे एक बटन होता है ये वाला रेज़र, क्लियर फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग जब आप क्लियर करते हैं ना तो बिल्कुल ये नॉर्मल हो जाती है। अगर कोई स्टाइल आपसे गलती से अप्लाई हो गया, अब आपको समझ नहीं आ रही वो चेंज कैसे करना है, तो आप इसको क्लियर कर दें, तो ये थीम की डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चला जाता है। तो उसके बाद साइज़ है, और ये इंडेंट जो होती है ये इसमें हम यूज़ करते हैं वर्ड में। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पैराग्राफ है, मैं इसको ये चाहता हूँ कि थोड़ा इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो ये इंक्रीज इंडेंट, मैंने इसको इंक्रीज किया, और ये है डिक्रीज इंडेंट, ये से पीछे आ जाए। इंडेंट का मतलब होता है कि साइड से थोड़ा हटा के उसको रख दिया जाए। नॉर्मली जो एक बुक राइटिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सिंगल लाइन है ऊपर वाली, बल्कि पूरी लाइन पैराग्राफ भी लेके जा रहा है, जितनी हम इसमें इंडेंट ऐड करेंगे उतना ही वो साइड पे दिखेगा। चीज़ों को हाईलाइट करने का ये एक तरीका है, ये देख लें। स्टाइल करने का मेथड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सारे पैराग्राफ हम ऐसे ही कर दें तो ये बड़ा अच्छा लुक लगेगी कि हेडिंग थोड़ी साइड पे है और टेक्स्ट आगे थोड़ा उससे डिफरेंट पोजीशन पे है। तो उसके साथ हमारे पास आ जाता है ये स्विच का, मैंने आपको बताया क्लियर फॉर्मेटिंग है। कोई स्पेशल कैरेक्टर आपने ऐड करने हैं तो वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, सिंबल वगैरह, कोई डॉलर साइन या कोई चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी, ठीक है। और उसके अलावा ये है हमारे पास इंसर्ट रीड मोर टैग। रीड मोर टैग क्या होता है, आप यहाँ पे नीचे एंड पे आ जाए, इसको इंसर्ट कर दें, और उसके बाद मैं इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट करने की बजाय मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, इस जगह पे इंसर्ट रीड मोर टैग, ठीक है। इसको हमने क्या किया, अपडेट कर दिया। वर्क नहीं कर रहा ये। अच्छा जस्ट ये कमेंट है, ठीक ठीक। अच्छा ये सिर्फ ना अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, दरमियान में डिफरेंट सेक्शन बनाने के लिए अपीयर नहीं हो। कमेंट है ये, कमेंट कहते हैं कोडिंग में ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि यूजर के लिए नहीं होती, अपने लिए हमारे डिफरेंट सेक्शन हम बना सकते हैं इसकी वजह से, ठीक है। तो रीड मोर का इसमें ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट आगे है टेक्स्ट कलर है, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज इसमें रेड कर दिया हमने, और ये टेबल वाला हम पहले ही एक्सप्लोर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये क्लासिक एडिटर है टोटली। इसमें बाकी सेटिंग जो अगर हम बात करें तो साइड पे आ जाती है हमारे पास, कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन है। अगर हम इस पोस्ट को किसी कैटेगरी में ऐड कर दें, फॉर एग्जाम्पल हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये इसमें शो हो जाएगी। वो जो हम टैग्स ऐड कर रहे थे वो टैग्स भी यहाँ से असाइन हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक टैग लगा देते हैं पेट्रोल, ठीक है, ये हमने टैग ऐड कर दिया। इस तरह हम मल्टीपल टैग ऐड कर सकते हैं। लेआउट के बारे में वही है कि आप इसमें साइड बार दिखाना चाहते हैं तो कौन सी दिखाना चाहते हैं, या आप नो साइड बार करेंगे तो साइड बार बंद हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। मैं इसको साइड बार को बंद कर देता हूँ। अब साइड बार नहीं आ रही, अब ये फुल पेज पे डिस्प्ले हो रहा है सिंपली इस तरह से, ठीक है। तो ये है हमारा एडिटर, क्लासिक एडिटर। इसको आपने एक्सप्लोर करना है अच्छे से, सारी चीज़ें इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, बड़ी अच्छी पोस्ट इसके जरिए भी बन जाती है। ये इजी तो है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसमें आ जाएं, जैसे अभी मैं इसमें आपको अभी ये वेबसाइट दिखा रहा हूँ मैं, अगर हमें इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी पड़ जाए तो इस तरह की, फॉर एग्जाम्पल कॉलम्स हैं वो डिफरेंट है, तो यहाँ पे आके ये वाले एडिटर फिर फेल हो जाते हैं। तो इसमें फिर हमें कोई अच्छे एडिटर की तरफ जाना पड़ता है। जैसे ब्लॉक एडिटर है वो उससे काफ़ी बेहतर है, ब्लॉक एडिटर में ज़्यादा फंक्शंस हैं। तो इसी तरह जब हम एलिमेंटर पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें इतनी ज़्यादा फंक्शनैलिटी है, आप जो सोचते हैं ना सामने पिक्चर किसी ने ड्रा कर दी है, तो एलिमेंटर में एबिलिटी है कि आप उसको सेम टू सेम बना सकते हैं, और फंक्शनैलिटी वाइज भी और लुक वाइज भी जैसे वो दिख रही है चीज़ें, सारी चीज़ें इसमें एडजस्ट हो जाएंगी, ठीक है।
हाँ ड्रॉप कैप कहते हैं ना उसको, वो उसमें गुटनबर्ग में है था, मैं आपको दिखाता हूँ। एलिमेंटर में भी ऑप्शन है लेकिन इसमें नहीं है वो, इसमें नहीं है। अभी वो खुलेगा नहीं क्योंकि मुझे इसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा एडिटर, ये डीएक्टिवेट हो गया। अब हम उसी पोस्ट पे दोबारा जाते हैं, हम देखते हैं कि वो अब किधर खुलेगी। इसको एडिट करते हैं। अब ये देखेंगे उसको क्लासिक एडिटर का डाटा इसमें ले आया, ठीक है। उसने कहा क्लासिक एडिटर में एक टेक्स्ट एडिटर था, इसने एज ए टेक्स्ट एडिटर इसको ऐड किया है, कन्वर्ट। अच्छा अभी ये ब्लॉक में नहीं है, ये क्या है अभी, ये भी उसी से आ रहा है क्लासिक एडिटर से। हम कहते हैं इसको ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दो, तो ये क्या करेगा, ये देखेगा रेलिवेंट जो भी जिस टाइप का डाटा होगा ना, उसको उस टाइप के ब्लॉक में ये खुद ही कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल इसने इसको टेबल का ब्लॉक बना दिया, ये देखें टेबल का, ठीक है। इसको इसने देखें वो पैराग्राफ का ब्लॉक, इसको उसने हेडिंग का ब्लॉक बना दिया, ये देखें H2 खुद ही लगी हुई आ गई, ठीक है। और इसमें अगर हम चले जाएंगे तो H2 आ गई। या आपके पास दोनों ऑप्शन है, यानी अगर आपको लगता है कि आपको ड्राफ्टिंग वहां पे इजी लगती है, ड्राफ्टिंग वहां पे करके आप इधर ले आए। अब यहाँ पे आके जो आपका अगला जो है वो ड्रॉप कैप आपने ऐड करना है फॉर एग्जाम्पल, तो इस पैराग्राफ में बल्कि हम नया ब्लॉक ऐड कर लेते हैं। चलें इसको थोड़ा सा मैं, ये इधर आपको ना सारा हायरार्की दिख रही होती है कि सबसे पहले ये देखें हेडिंग है, फिर ये एक पैराग्राफ है, ये नीचे फिर से वो एक हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, ये टेबल है, ये हमने कोट ऐड किया था ये वाला, ठीक है। तो लास्ट में लिस्ट ऐड हुई है ये वाली, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक और ऐड कर लेता हूँ, और इसकी सेटिंग हम यहाँ से कर लेते हैं। चलें लिस्ट आइटम है इसमें, अच्छा ये तो लिस्ट आइटम ऐड होगी ना, हमें एक ब्लॉक ऐड करना है, प्लस का बटन शो नहीं हो रहा कहीं पे, आउटलाइन लिस्ट, एक सेकंड इसको ना अपडेट करके रिफ्रेश करते हैं। हाँ ये आ गया, ठीक है। वो नया ब्लॉक ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। चलो यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे ड्रॉप कैप, इसका नाम क्या होता है मेरे जेन से निकल गया, कोट है, वर्स है, फुट नोट है, डिजाइन, चल इसको देख लेते हैं क्या है। इसमें स्पेक्ट्रा, अच्छा ड्रॉप कैप है, इसमें हमारे पास आ जाता है मेथड 1 है, पैराग्राफ, और यस यहाँ पे ड्रॉप कैप स्टाइलाइज में होगा, सेपरेट ब्लॉक नहीं है। आप इसी में तरह से पैराग्राफ को सिलेक्ट करें,
और यहाँ पे आ जाए इसकी टाइपोग्राफी में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है ड्रॉप कैप का, टाइपोग्राफी ड्रॉप कैप एक्टिव तो हो गया। हाँ, यहाँ से ऑन भी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ही आ गया, सही है। इस तरह आप इसको मल्टीपल लाइन पे फर्स्ट लेटर को लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये नीचे के आ गया इसके चलें, ये हमारा ये ड्रॉप कैप वाला हो गया। अब ये है कि आप इन दोनों एडिटर्स को अच्छे से एक्सप्लोर करें, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया ना कि भले हमने ज़्यादा काम एलिमेंटर पे करना है, आगे जाके हम हमारी जो नई साइट हमारे पास आएगी ना, हमने एलिमेंटर में बिल्ड करनी है। रीज़न क्या है कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ही फॉलो करेंगे। लेकिन ये क्यों ज़रूरी है, सम टाइम आपको कोई ओल्ड वेबसाइट है जो कि आपको करनी पड़ जाती हैं, एडिट करनी पड़ जाती हैं, या आप उसको कोई ना कोई बग है उसमें फिक्स कर रहे हैं, तो फिर आपको इन एडिटर के साथ चलना पड़ेगा। जैसे भले आप इसमें बना रहे हैं, जैसे ये एक वेबसाइट है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या था, हमारे पास प्रोडक्ट है। अब ये सारी की सारी एलिमेंटर में बिल्ड है, अब इसको देखें। लेकिन जो इसके प्रोडक्ट पेजेस है ना, एक्चुअली वो सारे के सारे क्लासिक एडिटर में बने हुए हैं, तो कॉम्बिनेशन तो आएगा इसमें। और ये इजी भी है, यानी इसको इसके ऊपर आपने खुद ही देखें, जज किया ना कि ये इजी है। तो जो हमारा क्लाइंट होता है ना, वो नॉन टेक्निकल बंदा होता है और उसको नॉर्मली एमएस वर्ड तो चलाना आता ही है। तो हम उसको फिर ये कहते हैं कि आप प्रोडक्ट अपनी अगर खुद आपने ऐड करनी है तो हम उनको सारा सिखा देते हैं। ये देखिए, ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन इधर डालनी है हमने क्लासिक एडिटर में, ठीक है, सिंपली। और इसके साथ ये इमेजेस ऐड करने का ऑप्शन है। फर्दर आगे ये कुछ इसमें एडिशनल फीचर्स हैं, प्राइस ऐड करने के, इन्वेंट्री के, और एट्रीब्यूट्स के हैं, ब्रांड कौन सा है, ये सारी चीज़ें। ये देखें, फिर से नीचे एक और ब्लॉग है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। और अगर हम इसको विजिट करें ना प्रोडक्ट पेज को, तो आप इसमें देखेंगे यहाँ पे ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ रही है और ये आ रही है यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, हम यूजर को प्लेस होल्डर दे देते हैं कि वो डाटा उधर से पुट करे, और यहाँ पे प्लेसमेंट एक ही बार टेम्पलेट बना देते हैं कि जब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आएगी तो वो यहाँ पे रख देना, जब लॉन्ग आएगी तो वो यहाँ पे रख देना। तो यानी हम यूजर को एक फॉर्म की शक्ल में दे देते हैं कि वो जाके उसमें डाटा ऐड करे, वो खुद ब खुद अच्छे तरीके से वहाँ पे प्लेस हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। ये इसमें कुछ तो थीम में बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं ना, तो हम खुद के अपने भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वो हम देखेंगे आगे जाके। इसको बेसिकली कहा जाता है फ़ील्ड, मतलब ये हमारे पास पोस्ट फ़ील्ड्स हैं। एक पोस्ट टाइप होती है ना, एक पोस्ट फ़ील्ड होती है। ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एक फ़ील्ड है। इसी तरह से ये आगे जो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं डिफरेंट फ़ील्ड है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एक डिफरेंट फ़ील्ड है। इन फ़ील्ड्स को अपनी मर्ज़ी से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और फिर उन्हीं फ़ील्ड्स को आगे हम जब पेज पे डिस्प्ले करवाते हैं तो वहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से बता सकते हैं कि एलिमेंटर में या किसी भी उसमें जा सकते हैं हम, या उससे गटनबर्ग ब्लॉक एडिटर में हम कहते हैं कि यहाँ पे पिक्चर जो होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा देना, टाइटल यहाँ पे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे। वो उस तरह से हम उसको अरेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे एक वेबसाइट है सुबहान अकेडमी के नाम से, मैं आपको उसका दिखाता हूँ। इस वेबसाइट में उनकी रिक्वायरमेंट थी कि हम टीचर्स का कोई स्पेसिफिक डाटा जो है ना वो ऐड करना चाहते हैं। वो स्लो चल रहा है नेटवर्क। चलें जी, हो जाता है ओपन। ठीक है, ये टीचर्स का डाटा, इसको सी डिटेल करते हैं। अब नॉर्मल फॉर्म में आपको पता है कि क्या ऑप्शन होते हैं, यानी जो पोस्ट का नॉर्मल पेज होता है उसमें तो सिंपली यही ऑप्शन है ना कि आप इसमें एक ही ब्लॉग बना हुआ है,
कि आप इसमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं और कोई सेक्शन नहीं है नॉर्मल पोस्ट के अंदर, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वर्डप्रेस की आती है, ठीक है। तो हमें उन्होंने कहा नहीं, आप सेपरेट जो है ना वो हमें टीचर के लिए बना के दें पोस्ट टाइप, जिसमें हम टीचर खुद भी ऐड कर सकें। यानी उनको एक फॉर्म डिस्प्ले होगा, वो उसमें सिर्फ क्या डालेंगे, उसमें एजुकेशन लिखेंगे, उसमें हेडिंग बनी होगी, जैसे यहाँ पे बनी हुई है ना हेडिंग, कि ये देखिए ऊपर यहाँ पे देखिए हेडिंग है कि ये हमारे पास ये आ रही है, पोस्ट का डिस्क्रिप्शन आ रही है, सॉरी उसमें गुबाची में हमने खोला हुआ था। तो इसमें क्या है, हमने उनको बताया कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, और पूछा हमने उनसे, उन्होंने बताया कि इसमें हम एजुकेशन लिखना चाहते हैं, एक्सपीरियंस, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और फिर हम ये टीचिंग लेवल्स भी लिखना चाहते हैं, टीचर का नाम आए, उसकी जो कह लें कि वो उसका डेजिग्नेशन है वो आएगा, और साथ फीचर इमेज। तो ये सारी चीज़ें हमने उनसे ले ली और हमने इसकी एक कस्टम पोस्ट टाइप बनाई, उसमें सिर्फ यही चीज़ें ऐड करने का ऑप्शन है, जब वो ऐड करते हैं इधर वो खुद ब खुद डिस्प्ले हो जाती है, इसी तरीके से, एक ही तरीके से। बिल्कुल। अगर हम वैसे उनको दे दें पूरी वेबसाइट की एडिट करने का ऑप्शन, तो वो हो सकता है स्ट्रक्चर खराब हो जाए और यूनिफॉर्म भी नहीं रहेगा। मतलब अब देखिए टीचर का कोई भी पेज आप खोलें तो उसमें एक ही तरह से सारा डाटा डिस्प्ले हो रहा है। इसमें हम जाते हैं, ये देखिए एक ही स्टाइल में सारा डाटा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका मेन पेज है, जब भी वो कोई नया टीचर ऐड करेंगे वो हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवा देंगे। दूसरे लफ्जों में आप इसको यूँ समझ लें जैसे ब्लॉग था, ब्लॉग का एक पेज था, जितनी पोस्ट हमने की वो सारी किधर शो हो रही थी, ब्लॉग के पेज पे, ठीक है। अब इसको समझ लें कि ये ब्लॉग का पेज है और आगे जो इसके सेपरेट पेजेस हैं वो इसकी पोस्ट है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो जो पोस्ट टाइप आती है वो तो जस्ट ब्लॉगिंग के लिए है ना, आपने न्यूज़ वेबसाइट बनानी है या आपने रेसिपीज़ के हवाले से कोई बनानी है, कोई भी इंफॉर्मेशनल वेबसाइट बनानी है, तो लेकिन जब इस तरह की जब चीज़ें आती हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें कस्टम पोस्ट टाइप की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें अगर हम देखें इसमें हमने दो चीज़ों को मैनेज किया हुआ है, एक तो आवर टीचर्स है, दूसरा है कोर्सेज। कोर्सेज के लिए भी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उनकी। अगर आप इसको देखें तो कोर्सेज के ऊपर अगर हम जाएं सी डिटेल, इसका पेज भी सेपरेटली डिज़ाइन हुआ है। उन्होंने कहा जी हमारे पास एक आएगी कोर्स डिस्क्रिप्शन, ठीक है, दूसरी कोर्स आउटलाइन आएगी। हमने क्या किया, हमने दो ब्लॉक बना दिए वहाँ पे, यानी यहाँ पे एक तो ये फर्स्ट वाला, इसमें आगे डिस्क्रिप्शन, एक हमने एडिटर नीचे इसके और ऐड कर दिया, उसमें डाटा कौन सा आ गया, वो आउटलाइन का आ गया, ठीक है। इसी तरह से जब हम आगे जाएंगे, जैसे यहाँ पे है आउटलाइन होगी, दूसरा ये था कि यहाँ पे फीचर इमेज आएगा, वो यहाँ पे आ गया, फिर एक फॉर्म उनको चाहिए था, वो हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो अब खुद ब खुद जितने कोर्सेज है सबका स्ट्रक्चर वो बना हुआ है, अब जैसे जैसे वो डाटा ऐड करेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और जो पीछे आप पेज देख रहे हैं ये उसी की एक एग्जांपल है कि ये ब्लॉग का पेज आप कह लें इसको, जिसमें सारे कोर्सेज डिस्प्ले होंगे, ठीक है, इस तरह से। और इसको भी कस्टमली डिज़ाइन किया गया। नॉर्मल आप देखें तो इस तरह का स्टाइल नहीं होता पोस्ट में, आपने देखा एक बड़ा सा इमेज आ जाता है, नीचे टाइटल आ जाता है, डिस्क्रिप्शन आ जाती है, आप रीड मोड पे क्लिक करते हैं उसके डिटेल पेज पे चले जाते हैं। तो इसको हम अपनी मर्जी के अपने स्टाइल से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंटर का एक प्लस पॉइंट है कि जिसमें आपको हर तरह की फैसिलिटी मिल जाती है, ठीक। तो अब इसमें ये चीज़ें हम आगे इसमें जाकर देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट एक जो ब्लॉग होता है ना उसके जो नेसेसरी एलिमेंट होते हैं ना उनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि एक ब्लॉग हमने खोला हुआ था यहाँ पे प्रो पाकिस्तानी के नाम से, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि क्या चीज़ें एक ब्लॉग में मस्ट होनी चाहिए जिससे आपका एक ब्लॉग जो है वो अच्छा ब्लॉग बन जाता है। सबसे पहले तो देखिए आपको पता है कि सारी की सारी पोस्ट कुछ कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे यहाँ पे देखें टेक एंड टेलीकॉम पे क्लिक करें तो अब देखें इसका जो स्टाइल आपको देख रहे हैं, डिफरेंट दिख रहा है आपको। इधर टाइटल आ रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन है और ये उसका मीटा डाटा आ रहा है, और यानी जो कैटेगरी है वो उस कैटेगरी बल्कि शो हो रही है। ये टाइम दिख रहा है, कितने टाइम पहले ये आ रही है, ये फीचर इमेज दिख रही है। तो ये जैसे अब ब्लॉग का पेज होता है हमारा, ये इस तरह से डिस्प्ले करवाया हुआ है, ठीक है। अब सारी की सारी जो इस कैटेगरी की पोस्ट होंगी वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। तो हम किसी एक को क्लिक करेंगे, जैसे रीड मोर करते हैं तो वो उसके डिटेल पेज पे ले जाएगा जिसमें टाइटल है, आगे मीटा इन्फॉर्मेशन है, सोशल लिंक्स यहाँ पे डिस्प्ले करवाए हुए हैं, और यहाँ पे क्या है कि एक कोई अनाउंसमेंट है, वो एक सेक्शन रखा हुआ है।
क्या चीज? हाँ ये इसमें नहीं नहीं, ये ना प्लग इन यूज किया हुआ है इन्होंने। ये देखिए नीचे, अगर आप कवर करें ना इसको, chat.whatsapp.com, ठीक है। अब इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपको कहाँ लेके जा रहा है? ये उसके व्हाट्सएप चैनल पे या ग्रुप पे लेके जा रहा है, ठीक है ना। तो ये प्लगइन होते हैं व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करने के। हर प्लगइन, जो नया प्लगइन होता है ना, आपको शॉर्ट कोड देता है। वो कोड आप जहाँ पे प्लेस करें वो चीज़ वहाँ पे लग जाती है, ठीक है। मैं अभी आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाता हूँ। अच्छा नेक्स्ट, इसमें देखें, इसमें सिंपली कि आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। ये साइड पे जो चीज़ें दिख रही हैं, ये साइड बार है, जिसमें आप लेटेस्ट न्यूज़ के नाम से सेक्शन बना सकते हैं, न्यू ट्रेंडिंग, इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर वाइज तो ये सारा कुछ ऐसे आ जाएगा। अब नीचे भी अगर आप देखें तो ये रिलेटेड पोस्ट है, यानी अगर हम अपने ब्लॉग पे भी जाते हैं जो हमने भी बनाया है, तो ये देखें हम इस किसी भी पेज पे गए हैं तो ये तो आगे पोस्ट, और नीचे अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे रिलेटेड पोस्ट भी आती हैं। आई थिंक सो हमने इनेबल नहीं की वो, इसको खोलते हैं। हाँ उसको इनेबल नहीं किया हुआ, हम इसको इनेबल करते हैं कि हमें रिलेटेड पोस्ट भी दिखानी है। रिलेटेड पोस्ट यहाँ पे टाइटल कंटेंट है, अच्छा जर्नल में जाते हैं हम। राइटिंग, चले इसको मैं देख लूंगा कहाँ पे है वो ऑप्शन। या तो हमें थीम में मिलेगा कस्टमाइज में, या हमें मिलेगा इधर सेटिंग के अंदर। कस्टमाइज में जाते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा इसमें आ जाता है हमारे पास होम पेज सेटिंग है, लेआउट, ब्लॉग, फुल कंटेंट। शायद ये थीम के प्रीमियम वर्जन में ये फैसिलिटी होगी, आई थिंक सो। चलिए इसको देख लेते हैं। रिलेटेड पोस्ट नीचे शो करवाई जाती हैं, वो हम करवा देंगे इसको कैसे, तो ये हमारा सेक्शन ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ नेसेसरी पेजेस जो हमें एक ब्लॉग के लिए चाहिए, एक तो हमें अबाउट का पेज चाहिए होता है, उसके अलावा कॉन्टेक्ट अस का, प्राइवेसी पॉलिसी का। करियर रिक्वायर्ड नहीं है, करियर का इसलिए उन्होंने डाला हुआ है क्योंकि ये कुछ लोगों को हायर भी करते हैं अपने काम के लिए, ठीक है, वो फिर हम डाल देते हैं। ये 3 पेज तो कंपलसरी है। प्राइवेसी पॉलिसी में ये होता है कि हम जो इसमें ब्लॉग के ऊपर हम इसमें डिफाइन करेंगे कि हम जो डाटा यूज़ कर रहे हैं वो हमारा अपना है, इसमें हम बताएंगे, ठीक है। और इसमें ये पॉलिसी होती है कि हम, क्या हमारा डाटा दूसरों के लिए अवेलेबल है कि नहीं यूज़ करने के लिए। कुछ ब्लॉग होते हैं वो कहते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर लें, हम आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देंगे, ठीक है। जैसे आपने कुछ वेबसाइट देखी अनस्प्लैश और पेक्सल वगैरह, वो आपको उनकी पॉलिसी में शामिल है कि कोई भी उनका इमेज पकड़ के यूज़ कर ले तो कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं उनकी, आपने इमेज कॉपी करनी है तो आपको कॉपीराइट की स्ट्राइक कर देंगे। तो पॉलिसी में कम्प्लीटली लिखा जाता है। अच्छा कुकीज़ के बारे में आपको पता होगा कि जब आप कोई वेबसाइट पे जाते हैं ना, नई वेबसाइट पे, वो आपको कहता है कि अलाउ कुकीज़। वो आपकी इंफॉर्मेशन सेव करना चाह रहा होता है, इसलिए कि आप वो जान सके कि किस सिटी से जो है ना वो किसने मुझे वेबसाइट को विजिट किया, ताकि नेक्स्ट टाइम क्या हो कि वो रीटारगेटिंग में वो डाटा उनको हेल्प करता है कि ये वाली जो यानी फॉर एग्जाम्पल किसी ने वेबसाइट बनाई, उस पर ट्रैफिक आ रहा है। अब जब हम अलाउ कुकिंग कर देते हैं ना, इट मीन्स कि आप अपनी लोकेशन और अपना जेंडर, अपना एज ग्रुप, जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है गूगल के पास आपकी, वो उस वेबसाइट को शेयर कर देता है आपके अलाउ करने के बाद। तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम जब वो ऐड रन करेगा या कुछ भी करेगा तो उसको आइडिया हो जाएगा किस एरिया से किस तरह के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो उनको वो भी टारगेट करेगा अपने ऐड चलाने के लिए या डिफरेंट चीज़ों को हैंडल करने के लिए,
ठीक है। तो ये सारी पॉलिसीज जो है ना ये ज़रूरी हैं। इस पेज को इस पे वेबसाइट पे रखना क्यों ज़रूरी है? गूगल के हवाले से, ठीक है। गूगल आपकी वेबसाइट को अप्रूव नहीं करेगा जब तक आपने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज नहीं बनाया होगा, ठीक है। ये एक कंपलसरी इसमें आ जाती है चीज़ें। तो थोड़ा मैं आपको ब्लॉगिंग के बारे में भी और भी टच दूंगा। देखिए ये यहाँ पे देखें ऐड दिख रहे हैं आपको ये वाले, आप इस पे जाएं, क्या लिखा हुआ है? एड्स बाय गूगल। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं ना तो जो वेबसाइट का ओनर है उसकी अर्निंग होगी इससे, ठीक है। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं, ठीक। तो ये गूगल के साथ इसका लिंक है। गूगल एडिसेंस एक गूगल का प्रोग्राम है जिसके तहत ये वेबसाइट गूगल एडिसेंस से अप्रूव्ड है और इसके ऊपर ऐड दिख रहे हैं। तो गूगल एडसेंस अप्रूव ही तब करता है जब उसके नेसेसरी पेजेस आपने बनाए हुए हैं, कॉन्टेक्ट अस का, अबाउट अस का और प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। ये जरूरी है। अच्छा ये प्राइवेसी पॉलिसी आ जाता है। उसके अलावा कॉन्टेक्ट अस है, इस पे हम देखें इन्होंने कोई इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, जस्ट वो लिंक दे दी है, ठीक है। तो अबाउट अस में कुछ बताया हुआ है अपने बारे में, कौन कौन कर रहा है इसको, और एक तरह से टीम शेयर की हुई है इन्होंने अपनी, कौन कौन लोग इस पे काम करते हैं, ठीक है। राइटर्स कौन है इसमें एंड अचीवमेंट्स, ठीक है। तो ये पेजेस हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, तो हम इसको बताएं। सबसे पहले मैं कॉन्टेक्ट अस के पेज की बात करता हूँ। तो कॉन्टेक्ट अस का पेज हमने कैसे क्रिएट करना है? यहाँ पे जाते हैं हम पेजेस में, ऑल पेजेस और ऐड न्यू, और यहाँ पे हम कह देते हैं जी कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। और इसको पब्लिश कर देते हैं। अब कॉन्टेक्ट अस में क्या होगी, इसमें इंफॉर्मेशन आएगी हमारे पास, उसकी ईमेल, फ़ोन नंबर और एड्रेस, इस तरह की चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट अस में हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कौन सा ब्लॉक अवेलेबल है। जैसा कि यहाँ पे आइकन लिस्ट होगी मेरे ख्याल से, नहीं सोशल आइकन है, हाँ सोशल आइकन भी ऐड किए जा सकते हैं यहाँ पे। मैं चलें फिलहाल इसको पैराग्राफ में लिख लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें ईमेल, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे 2 कॉलम ले लेते हैं हम। हमने कॉलम लिए और ये 50-50 कर दिया इसको। यहाँ पे अब मैं ऐड कर रहा हूँ पैराग्राफ, और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया ईमेल, कोई भी ईमेल हमने ऐड कर दिया, info@, ठीक है। इसको हमने ऐड कर दिया। उसके अलावा हम ऐड कर रहे हैं इसमें फ़ोन, चलिए रैंडम इसमें फ़ोन नंबर आ गया, कोई एड्रेस ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये सेक्शन मैंने रखा है, इसमें हम एक फॉर्म जो है ना वो ऐड करेंगे, ठीक है। अभी हम इसको व्यू कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म के टाइप में इसमें हम देखेंगे। ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई कॉन्टैक्ट अस के पेज पे, ठीक है। सिंपली इस तरह से हमने इसको शो कर दिया। इसमें साइड बार जो है वो इस तरफ शो हो रही है, हम साइड बार की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। पेज में जाएंगे, यहाँ पे आएगा साइड बार लेआउट, डिफ़ॉल्ट है, हम इसको कहते हैं ये आनी चाहिए राइट साइड पे। अपडेट कर दें इसको, चलो। अब जाएंगे हम प्लगइन्स में, यहाँ पे हम एक प्लगइन ऐड कर रहे हैं फॉर्म बनाने के लिए। प्लगइन का नाम है WP फॉर्म। इसको इंस्टॉल करेंगे। थोड़ा टाइम ले रहा है। जी जी। प्लगइन्स हर थीम के साथ चल जाते हैं, कंपैटिबिलिटी होती है इनकी।
यानी जब हम प्लगइन को इसको लेंगे ना, इसमें मैं बताता हूँ आपको। कोई भी प्लगइन आपने यूज करना है ना, उसकी सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक करें ना, उसकी डिटेल सेटिंग शो करता है ये देखें यहाँ पे। मैं इसको दोबारा करता हूँ। अच्छा चलें, एक्टिव हो गया। हम जाते हैं ऐड न्यू। हमने इस पे क्लिक करना है तो ये इसका शो हो जाएगा यहाँ पे डिटेल पेज। अब यहाँ पे ये शो करेगा कि ये कंपैटिबल किस किस के साथ है, ये वर्डप्रेस के कौन से वर्जन से कंपैटिबल है और किस पेज बिल्डर से ये यूज हो सकता है। ड्रैग एंड ड्रॉप कॉन्टेक्ट फॉर्म बिल्डर है। मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल F और ये देखिए इसमें लिखा हुआ है इसने कि ये वाला जो प्लगइन है ये गटनबर्ग ब्लॉक एडिटर से भी कंपैटिबल है, क्लासिक एडिटर से भी कंपैटिबल है, एलिमेंटर से भी, डीवी से भी। डीवी भी एलिमेंटर की तरह इनकी तरह एक पेज बिल्डर है। ठीक है, तो ये हम चेक कर लेते हैं ना कि ये कौन से किसके साथ कंपैटिबल है। ठीक? तो नॉर्मली जो भी प्लगइन मार्केट में आते हैं ना, तो जब हम देखें, हमने यहाँ पे कीवर्ड लिखा है ना यहाँ पे WP फार्म, तो आप देखिए इसमें 29 पेजेस हैं और ये बता रहा है कि 1000 से ज्यादा प्लगइन है जो फार्म बनाने के लिए यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये होता ही है कि इसमें ये जो इसकी रिपोजिटरी है ना, वो जो सबसे ज़्यादा डाउनलोड होते हैं वो सबसे ऊपर रहते हैं और जिनकी रेटिंग ज़्यादा होती है वो ऊपर रहते हैं। तो हमें शुरू के ही जब हम चूज़ कर लें ना, तो वो सारे कंपैटिबल ही होते हैं ऑलमोस्ट, इस तरह से होता है। और ये अपने आप को अपडेट भी करते रहते हैं। यानी एक पुराने दौर में अगर किसी ने प्लगइन बनाया था ना, उसने देखा नया पेज बिल्डर आ गया, वो अपने आप को उसके मुताबिक डिज़ाइन करेगा, अपग्रेड करेगा अपने आप। तो प्लगइन को साथ साथ फिर हमने अपडेट भी करना होता है। अब ये एक्टिवेट हो गया है, तो WP फार्म के नाम से यहाँ पे एक नया टैब आ गया। अब हम जाएंगे यहाँ पे ऑल फार्म्स पे, तो ये कह रहा है क्रिएट योर फार्म। क्रिएट योर फार्म पे क्लिक करेंगे। लेट्स गो। अच्छा, ये कह रहा है कि आप ब्लैंक फार्म लेना चाहते हैं, यहाँ के कोई सैंपल बने बनाए लेना चाहते हैं। तो बने बनाए जाहिर है कि ये पेड है, जो भी इसमें आएंगे। आप इसको ब्लैंक फार्म ले लें यहाँ से, क्रिएट ब्लैंक फार्म। चले, अच्छा इसमें हमारे पास कोई कुछ सेटिंग है जो हमने पहले करनी है, इम्बेड इन अ पेज। अच्छा इसको हम बाद में देख लेंगे, इसको बाद में देख लेंगे। अच्छा देखिए इसमें क्या आ रहा है, कह रहा है कि इनेबल नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन इनेबल करने हैं या हमने करने हैं। अब वो कह रहा है कि ईमेल जब मुझे आएगी, फार्म में कोई डाटा आएगा तो वो कहाँ पे सेंड करना है, तो हम कह रहे हैं एडमिन ईमेल पे सेंड कर दो। एडमिन ईमेल कौन है, कौन सा है, जब हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए जो ईमेल दिया था ना, वो हमारा एडमिन ईमेल है, वहाँ पे चला जाएगा। तो ईमेल सब्जेक्ट लाइन क्या होगी, वो होगी न्यू ब्लैंक फॉर्म एंट्री। ठीक है, जी 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 बिल्कुल उसको ही जाएगा ये। हम उसकी एडमिन ईमेल ही चेंज कर देते हैं डेटाबेस से। पहले हम अपनी ईमेल लगा के वेबसाइट डेवलप कर लेते हैं, तो जब वो फाइनल हो जाती है ना, तो हम डेटाबेस में जाके उसमें एक टेबल होता है, क्योंकि आपको पता है डेटाबेस में टेबल्स की फॉर्म में डाटा पड़ा हुआ है। उसमें बना था WP ऑप्शंस के नाम से एक टेबल होता है और एक WP यूजर्स के नाम से होता है। तो हम WP यूजर में जाके क्या करते हैं, WP ऑप्शन में जाके उसकी एक्चुअल डोमेन ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम शिफ्ट कर रहे हैं ना डोमेन को। पहले हमने देखे जैसे बनाया था वो डर्मा क्लब डॉट एम गेट सोल्यूशन, अब उसकी एक्चुअल डोमेन हो सकता है डर्मा क्लब डॉट कॉम हो, तो हम वहाँ पे WP ऑप्शन में उसकी डोमेन चेंज कर देते हैं और यूजर में जाके हम उसकी एडमिन ईमेल चेंज कर देते हैं। जब एडमिन ईमेल चेंज होता है तो सेटिंग में पीछे इधर लिखा हुआ है ना एडमिन ईमेल, तो इसको खुद ही पता है कि अब एडमिन ईमेल चेंज है, तो वो खुद ब खुद नोटिफिकेशन उधर जाने लग जाता है सिंपली। तो अब ये कह रहा है कि जब ईमेल आपको आएगी तो इस पे क्या लिखा हो, तो आप ये कह सकते हैं कि न्यू एंट्री इन कॉन्टेक्ट अस फॉर्म। ठीक है, हम ये कह सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जो कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म है, ये वहां से ईमेल आ रही है। ठीक है, और फॉर्म का नेम हम कोई भी दे सकते हैं,
हम इसको अब नेम दे देते हैं, हमारा कॉन्टेक्ट अस फॉर्म है, ठीक है। और ईमेल कहाँ पे जाएगी वो यहाँ पे डिफाइन है, सेंड टू ईमेल एड्रेस और फ्रॉम ईमेल। तो ये फ्रॉम ईमेल भी हम अपनी ही लगाएंगे और अपने आप को सेंड करवाएंगे सिंपली, ठीक है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि चेंज भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं फ्रॉम जो है वो किस पे जाए, जाए तो एडमिन ईमेल से, लेकिन वो जाए किसी और को। लेट्स सपोज कि हमने एक फॉर्म वेबसाइट पे लगाया, उसको मैनेज करने के लिए हमने एक डिफरेंट पर्सन को हायर किया हुआ है कि जब वो उस फॉर्म का डाटा आएगा ना बस वो ही हैंडल करेगा। तो हम उसको अपनी ईमेल देने की बजाय उसकी ईमेल यहाँ पे लगा देते हैं कि जो ईमेल जाएगी वहाँ पे वो उसका डाटा उसको शो हो जाएगा और वो उसके साथ कांटेक्ट कर लेगा। ये नॉर्मली किस फॉर्म में होता है कि आपने देखा होगा कुछ बड़ी जो कंपनीज होती हैं उनमें एक उन्होंने ईमेल बनाया होता है info@, admin@, sales@। तो सेल्स पर्सन का डिफरेंट ईमेल है और जो कॉन्टेक्ट पर्सन है उसका डिफरेंट ईमेल है। तो सबको हम ऊपर लिख देंगे जिसको ईमेल जाएगा और जिसकी तरफ से जाएगा वो नीचे होगा, ठीक है। तो इस तरह से है। तो इसने कहा कि आपकी करंट जो है ना वो लोकल होस्ट पे है, तो कोई मसला नहीं, जब वो लाइव होती है तो वो ठीक हो जाता है उसके मुताबिक, ठीक है। आगे कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो हाँ जी, बिल्कुल, जी जी, नहीं नहीं ऊपर उसकी करेंगे, जाए उसको, एडमिन की तरफ से जाए उसको, उसकी ईमेल एज ए डाटा जाएगी। नहीं नहीं वो इधर नहीं डालेगा, वो तो हम फॉर्म बनाएंगे अभी, ये तो सिर्फ बैकएंड पे सेटिंग है। अच्छा फॉर्म बना के वापस आते हैं, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। जी जी, जी जी, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। नहीं नहीं, नहीं नहीं ऐसे नहीं है, नहीं ईमेल जानी से ऊपर वाले पर्सन को ही है, नीचे वाले को नहीं आनी। देखें इसमें मैं आपको कुछ ईमेल्स का एग्जांपल भी दे देता हूँ। ये मुझे वर्डप्रेस की तरफ से ईमेल आया, ठीक है। तो ये देखें ये ईमेल है और ठहरे वाला यहाँ पे देखें होता क्या है कि जब ईमेल आता है ना उसमें एक आता है फ्रॉम और एक टू आता है। टू तो इन्होंने मुझे भेजी हुई है। अब ये फ्रॉम है ना ये भी तो फील्ड है ना एक, ये तो होनी होनी है मस्त, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है कि ये बता रहा है कि ये किस वेबसाइट से आई है, ये देखें इस तरह से वर्डप्रेस के द्वार से। लेकिन हम अगर यहाँ पे कोई ईमेल ऐड कर देते हैं, उधर हमने एडमिन एज ईमेल रखा हुआ है, तो यहाँ पे भी सेम शो होगा और आगे भी सेम शो होगा अगर दोनों सूरतों में एडमिन ईमेल लिखा हुआ है। लेकिन अगर ऊपर वाला ईमेल चेंज है, वो कोई और पर्सन है, तो जब उसको ईमेल जाएगा ना तो फ्राम के अंदर लिखी होगी एडमिन की ईमेल जो कि वेबसाइट का ओनर है, आगे जो है ना टू मतलब वो जिसको ईमेल जा रहा है उसका लिखा होगा एड्रेस, ठीक है। तो सादा लफ्जों में हम ये बात कर सकते हैं कि वेबसाइट का जो ओनर है ना वो अपनी तरफ से अपने किसी एम्प्लॉय को एक ईमेल सेंड कर रहा है, इस नेचर में वो ईमेल प्रोसेस होगी। हाँ जी, हाँ जी, जिसके लिए में काम लगा रहे हैं और वो पर्टिकुलर पर्सन एडमिन खुद भी हो सकता है इन केस, तो इसलिए फिर ऊपर भी एडमिन लिखा हुआ है वो नीचे भी एडमिन लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। चले हम इस पे कौन से टैब में थे हम, यहाँ पे, ठीक है। ये सेटिंग समझ आ गई आपको, मतलब ये फ्रॉम ईमेल एंड सेंड, ये हम वो सब्जेक्ट लाइन है जब ईमेल सेंड होती है तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है, मतलब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट हमने खुद ही सेट कर लिया कि जब हमें फॉर्म के बाद एंट्री आए तो वो इस तरह ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। यानी ये लिखा ऊपर आएगा और फॉर्म का नेम है, ये अपनी आसानी के लिए हमें याद रहे कि ये फॉर्म हमने कौन सा बनाया हुआ है, ठीक। इसको हम सेव करते हैं सेटिंग को, अब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक। तो इसके लिए यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास सिस्टम, इसको हम बंद करेंगे यहाँ से और एडिट फॉर्म पे जाते हैं। ये यहाँ पे अब क्या आ गया, ये फील्ड ऑप्शन है जो हमने इसमें देखे हैं,
और ये हमारे पास आ जाता है ऐड टू फील्ड। अब हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है वो हम यहाँ से डिसाइड करेंगे। सबसे पहले तो हमें फॉर एग्जाम्पल जो कस्टमर है उसका नेम लेना है, तो उसके लिए हम सिंगल लाइन टेक्स्ट एडिटर ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। अब इसको सिलेक्ट करें, इसमें आ जाएगा कि हम यूजर को कह रहे हैं कि वो इधर क्या करे, नेम एंटर करे अपना। ठीक है, अब उसकी आगे फर्दर सेटिंग है एडवांस में कि ये फुल विड्थ पे आना चाहिए, हम इसको कर देते हैं मीडियम साइज, हम इसको कर देते हैं लार्ज। अब ये फुल विड्थ पे आएगा। ऐड फील्ड पे वापस जाते हैं, नेम ले लिया, अब हमें ईमेल लेना है, तो ये ईमेल की फील्ड है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और हमने इसका फ़ोन नंबर भी लेना है, तो एक हम नंबर की फील्ड भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो नंबर के ऊपर हम यहाँ पे लिख देते हैं लेबल फ़ोन नंबर। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है लेबल जो कि ऊपर दिख रहा है, एक होता है प्लेस होल्डर। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पे हम आए हैं जनरल में हम रहते हुए, जनरल में क्या है, नेम और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, एडवांस में क्या है कि प्लेस होल्डर भी है। हम यहाँ पे लिख देते हैं एंटर योर कंप्लीट नेम। अब ये यूजर को एज ए प्लेस होल्डर शो होगा, जब वो टाइप करना शुरू करेगा तो ये हाइड हो जाएगा सिंपली फॉर्म के अंदर, और इस तरह से आ जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ भी होती है, चलिए वो मैं आपको बाद में करके दिखाता हूँ। पहले हम यहाँ पे कुछ प्लेस होल्डर बना लेते हैं। बिल्कुल, इस तरह से आपने ये वाली इन्फॉर्मेशन हमें देनी है, उसको गाइड कर रहे होते हैं फॉर्म फिल करने वाले को। ठीक, नहीं ये कर्सर नहीं, ये टाइप करने पे गायब होगा, टाइप करने पे गायब होगा। अच्छा, एंटर योर ईमेल एड्रेस या एंटर योर एक्टिव ईमेल एड्रेस, इस तरह हम गाइड कर सकते हैं ना। तो इस तरह से हम यहाँ फ़ोन नंबर है तो हम इसमें कह सकते हैं, इसका प्लेस होल्डर हम बना लेते हैं एंटर योर एक्टिव फ़ोन नंबर। ये हमने सेव कर दिया। फिलहाल हमने जस्ट एक छोटा सा फॉर्म बनाया, इसको हम वेबसाइट पे पहले लगा के देखते हैं कैसा लगेगा। हाँ हाँ, वो इधर नहीं था, एडवांस में डालना है, एडवांस प्लेस होल्डर, और जनरल में आके हम करेंगे लेबल फ़ोन नंबर, सेव कर देंगे इसको। अच्छा देखिए, अब ये एक शॉर्ट कोड है, ये कोड हम क्या करेंगे, अपने उस पेज पे जाके एम्बेड कर देंगे, तो ये फॉर्म वहाँ पे शो होने लग जाएगा। अब जाते हैं हम पेज के ऊपर, जैसा कि ये पेज है हमारा कॉन्टेक्ट अस का, इसको हमने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे इस जगह पे हम एक ब्लॉक ऐड करते हैं। पहले इसको रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि जब रिफ्रेश करेंगे तभी इसके बाद लेटेस्ट डाटा आएगा। तो इस कॉलम के अंदर हम एक ब्लॉक ऐड कर रहे हैं और उसमें हम लिख रहे हैं शॉर्ट कोड। वो शॉर्ट कोड हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे उधर से जो कॉपी करके लाए हैं। ठीक है, और इसको अपडेट कर देंगे। अब वेबसाइट को विजिट करेंगे, ये फॉर्म यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसकी सेटिंग में अगर हम देखें तो हम इसको एडिट करते हैं। हमने एक को तो कर दिया है लार्ज, बाकी स्मॉल है। हमें टैब काफ़ी खुले हुए हैं, इनको बंद करें ज़रा। हाँ ये देखें, ये लार्ज है ना, ये देखें स्मॉल आ रहा है। तो अच्छा व्यू तो तभी आएगा ना ये सारे एक ही साइज़ के हों। तो हम इसको ये करते हैं कि हम फॉर्म में जाके यहाँ पे इनको भी क्या करते हैं, यहाँ पे एडवांस में जाके, बल्कि जनरल में ही था शायद ये, नहीं एडवांस में, मीडियम में हम इसको कर देंगे लार्ज, और इसको भी कर देंगे यहाँ पे एडवांस, और फिर हम इसको कर देंगे लार्ज। ठीक है, इसको सेव करेंगे। अब देखिए इधर से फॉर्म एडिट हो रहा है ना, तो चूंकि वहाँ पे कोड इम्बेड हुआ है उस पेज के ऊपर, तो जो जो चेंजेस यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे वो इस शॉर्ट कोड से वहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। हम इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को, ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, अब पेज के ऊपर यहाँ पे शायद कोई एलिमेंट ऐड हो गया है जो कि इसके लेवल पे नहीं इसको लेके आ रहा। सेकंड शॉर्ट कोड है, ये थोड़ा नीचे नहीं जाना चाहिए ना इसको। अच्छा, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का इशू, उसमें टाइटल है ना। बिल्कुल, चलें अब इसमें एक और स्ट्रेटजी हो सकती है कि हम ये लेबल हाइड ही कर दें।
और ये फॉर्म इस तरह जो फॉर्म है ना, नॉर्मल जो मॉडर्न वे यूज हो रहा है ना, वो यही है कि आप लेबल हाइड कर दें। जैसे मैं इसको एडिट करता हूँ, हमने इस पे फील्ड पे आए और यहाँ पे नीचे एडवांस पे गए हम, और नीचे है लेबल, हाइड लेबल। ठीक है, तो लेबल हाइड हो गया, इसको क्लिक करेंगे, इसका भी लेबल हाइड कर देंगे, हाइड लेबल। फिर फ़ोन नंबर पे आएंगे और एडवांस, और यहाँ पे हम कर देंगे हाइड लेबल, सेव कर देंगे इसको। अच्छा, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें ये इस तरह से शो होगा। ठीक है, चूंकि हमने इंस्ट्रक्शन जो है वो उसके अंदर ही ऐड कर दी है, तो जरूरी नहीं है कि ऊपर सेपरेट एक लेबल भी होना चाहिए। ठीक है, ये भी एक तरीका हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ और भी है, मैंने इसको फॉर्म में डाटा एंटर किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना डाटा ऐड किया, इसमें सबमिट कर दिया इसको। अब जैसे ही सबमिट हुआ, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल बी इन टच विद यू शॉर्टली, ये जो डिस्प्ले मैसेज है ना, ये भी हम अपनी मर्जी से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं। हाँ, ईमेल प्रोसेस नहीं हो रही है अभी। हाँ, चूंकि ये लोकल होस्ट पे है ना, इसलिए प्रोसेस नहीं होनी है अभी। इसको लाइव पे जब हम लेके जाएंगे तो ये प्रोसेस करेगा, लेकिन हाँ इसमें हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसके अंदर ही। मतलब हम यहाँ पे जाएंगे डैशबोर्ड पे, और WP फॉर्म्स, और इसमें एंट्रीज का सेक्शन है, यहाँ पे देखें एंट्रीज। ओ, ये तो पेड में जाके दिखाएगा। ठीक है, इसका और सोल्यूशन भी होता है, हम इन एंट्रीज को एक सेपरेट प्लगइन में भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको हम आगे नेक्स्ट फर्दर देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो कि ज़रूरी है इसके ऊपर करना। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसने डाटा फिल किया, उसने फ़ोन नंबर नहीं ऐड किया और सबमिट कर दिया, ये फॉर्म सबमिट हो गया। अब हमें फ़ोन नंबर तो ज़रूरी चाहिए था उससे कांटेक्ट करने के लिए, उसने नहीं दिया, तो इसलिए फिर हम क्या करेंगे, हम फॉर्म में कोई वैलिडेशन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये फ़ोन नंबर है, हम इस पर सिलेक्ट करेंगे, तो जनरल पे आए तो यहाँ पे नीचे ये आ रहा है बटन रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब है कि ये फील्ड हमें मस्ट चाहिए। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, जनरल पे आ जाएंगे, तो ये भी रिक्वायर्ड है, ऑलरेडी इसमें सेट हो गई है। सेव पे जाएंगे। अच्छा, और नेम अगर फॉर एग्जाम्पल वो नहीं भी एंटर करता, कोई मसला नहीं है, हमें क्या है, हमें ईमेल और फ़ोन मस्ट चाहिए। अब क्या होगा कि अब अगर हम यहाँ पे डाटा ऐड करते हैं, कोई यहाँ से माइनस कर देते हैं, ये देखें दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, अब वो इसको फॉर्म को सबमिट नहीं करने देगा। हाँ, लेकिन अगर ये खाली रहता है ऊपर वाला हिस्सा, उसमें क्योंकि वो नहीं लगा हुआ रिक्वायर्ड, तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बनाने का तरीका है इसमें WP फॉर्म की मदद से। तो कुछ इसमें और भी प्लगइन्स होते हैं फॉर्म को बनाने के लिए, जो कि ये सबसे ज़्यादा बेस्ट प्लगइन यही है। दूसरे प्लगइन जो है ना, उसमें आपको कोडिंग के साथ कुछ करना पड़ता है, वो कोड के थ्रू आप बनाते हैं। तो ये एंट्रीज जो है ना, ये एक प्लगइन के थ्रू हम देख भी सकते हैं। ये देखें, इसमें एंट्रीज दिखा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। इसको शो करवाने के लिए हमें प्लगइन करना पड़ेगा। दो तरीके हैं ना, या तो हम इसी प्लगइन का पेड वर्जन ले लें, तो यहाँ हम एक सेपरेट प्लगइन कर लें जो एंट्रीज दिखा दें। अच्छा, यहाँ पे हम करते हैं फॉर्म एंट्रीज। मेट फॉर्म है, फॉर्मेंटर है, टेबल सम है, ये कर लेते हैं हम। ठीक है, इसमें जो कि वो बता रहा है कि ये WP फॉर्म की एंट्रीज भी दिखा सकता है, और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सारे जो है ना वो फॉर्म इसमें आ रहे हैं। टेबल सम,
जी, इसको एक्टिवेट करेंगे। तो अभी आपके जो नेक्स्ट जो है ना वो असाइनमेंट हम रखेंगे अगली क्लास में, तब तक मैं ना आपका ऑनलाइन लाइव पे कन्फिगर कर देता हूँ, ठीक है। आप क्या करें, आप ना मल्टीपल कुछ ब्लॉग्स जो है ना उनको गो थ्रू करें। जैसे ये एक ब्लॉग है न्यूज़ के हवाले से है, इसी तरह से आप और सर्च करें। आप सर्च कर लें कि बेस्ट ब्लॉग्स इन पाकिस्तान, इस तरह आप सर्च करें तो आपको इसमें लिस्ट मिल जाएगी। जैसे ये 10 बेस्ट ब्लॉग्स हैं, इसमें एक लिस्ट मिल रही है आपको। दी ब्लॉगर ट्रिक्स हैं, प्रो पाकिस्तानी है, WP बिगिनर है, ठीक है। तो आप इनको एक्सप्लोर करें, ठीक है। एक्सप्लोर करके इसमें से अगर आपके कोई क्वेश्चन बनते हैं वो शेयर करें, तो यानी इसको रेफरेंस रख के हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि ये चीज़ें कैसे बनी हुई हैं, ठीक है। तो हर टाइप के ब्लॉग आप एक्सप्लोर करें। तो फिर हम जो असाइनमेंट बनाएंगे ना उसमें एक एक ब्लॉग बनाए आप अपना, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट निशेस को चूज कर लें जो आपको पसंद आती है कि मैंने इस पे काम करना है। उस तरह का ब्लॉग आप खुद बनाएं प्रॉपरली, ठीक है। तो अभी वो हो गया होगा, हम इसको देख लेते हैं। नेट बड़ा स्लो आ रहा है। जी जी। जी जी बिल्कुल। देखें इसमें ना हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई वेबसाइट खोलते हैं ना, जैसे मैंने प्रो पाकिस्तानी खोल लिया है, ठीक है। ये एक एक्सटेंशन है यहाँ पे, वेबलाइजर, ठीक है। इसने मुझे बताया कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना ये शो नहीं करवा रही, इसने हाइड की हुई है टेक्नोलॉजी, ठीक है। हम कोई और ब्लॉग खोल लेते हैं। ये तो है, चले मैं कोई और खोलता हूँ। रेसिपीज ब्लॉग्स, लेट्स सपोज ये एक ब्लॉग है। टेक्नोलॉजी शो नहीं कर रहा, हाँ ये आ गई। देखिए इसने बता दी कि वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है, ठीक है। तो अब इस वेबसाइट को हमने जानना है कि इसमें थीम कौन सा लगा हुआ है। तो एक होता है हमारे पास wpdetector.com वेबसाइट होती है। आप इस पे URL पेस्ट करें अपना, डिटेक्ट करें इसको। अच्छा ये हमारे पास है अलाउ एंड कंटिन्यू, ये इंस्टॉल हो गया हुआ है, वो जो टेबल सम हम कर रहे थे ना डाटा देखने के लिए, फ्री प्लगइन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि वो कह रहा है कि स्टोर ऑल, क्रिएट न्यू टेबल फॉर्म, सी ऑल टेबल्स एंड वर्कफ्लो, और उसके अलावा है सी प्रोडक्ट अपडेट। हम इसमें क्या करते हैं, स्टोर ऑल फॉर्म्स, सी ऑल टेबल्स, इस पे जाते हैं। तो ये हमने बनाया था, इसमें ऊपर ऑप्शन आएगा इसमें ऐड न्यू टेबल, और ट्रिगर है इसका WP फॉर्म, ठीक है। फॉर्म ID ब्लैंक, अच्छा एक सेकेंड, इंपोर्ट टेबल है। ये ऑटो जनरेट करता होता है वैसे। चलिए ये टेबल सम से लेके आ रहा है, हम इसको दिखाना चाहते हैं कि ये उसका दिखाए। ऐड न्यू टेबल, WP फॉर्म, ये फॉर्म ID, ऐड एक्शन, सेंड मेल, ठीक है। मेल सेटअप है। चलें टेबल को सेव करते हैं, इसमें डाटा देखते हैं इसने शो करवाया या नहीं।
अच्छा, इसको ना थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, ये प्लगइन बड़ा कम्प्लेक्स है। मैंने जो लास्ट टाइम यूज़ किया वो थोड़ा इजी था। मैं आपको उसको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। वो वेबसाइट है हमारे पास, बार्गेन कार्ड फॉर यू। इसमें मैंने एक यूज़ किया प्लगइन, वो इससे कदरे सिंपल है। जब भी कोई नया प्लगइन आप देखें ना, उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी होती है कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लें, कि डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होता है कि इसको यूज़ करने का प्रोसेस क्या होगा। अच्छा, हमने थीम डिटेक्ट करना के लिए किया था अप्लाई, तो इसने डिटेक्ट करके हमें बताया है कि इसमें ये वाली थीम लगी हुई है। ठीक है, एनालाइज्ड है, टेस्टी पिंस, एडिशनल होस्टिंग इंफॉर्मेशन दी है इसने। क्या ये थीम है? मैं देख लूँ जरा इसको। ये प्लगइन बताया उसने, ये तो प्लगइन है। तो WP टेस्टी जो है ना, इसने प्लगइन यूज़ किया हुआ है। ठीक है, टेस्टी पिन। तो प्लगइन क्या है कि ये प्लगइन करने का फ़ायदा क्या होगा कि उसमें देखें खुद ही एक फॉर्म जनरेट कर दिया ये वाला, रेसिपी ऐड करने के लिए। जैसे वो प्लेस होल्डर हमने बताया ना, हम खुद बनाते हैं। समटाइम प्लगइन हमें खुद प्लेस होल्डर दे देते हैं, तो उसमें डाटा एंटर करें और उधर वो डिस्प्ले करवा लें। ठीक है, तो ये इस तरह से इसने यूज़ किया हुआ। थीम उसने नहीं बताया कौन सा है, थीम कोई भी हो सकता है इस केस में। अब हम बार्गेन कार्ड्स पे जाते हैं। हाँ, ये देखें यहाँ पे लगा हुआ है, इसका नाम है CRM एंट्रीज। ठीक है, ये प्लगइन का नाम है CRM एंट्रीज। तो यहाँ पे देखें ये डाटा डिस्प्ले हो रहा है, यानी जिस जिस पर्सन ने भी मैसेज किया ना इसमें, वो यहाँ पे आ रहा है। तो हम इसका फ़ायदा ये होता है कि हम इसमें जाके इसको व्यू करें और हम फॉर्म की पूरी डिटेल देख सकते हैं कि हमने फॉर्म में नेम डिमांड किया था, ईमेल, फ़ोन नंबर, मैसेज, उसके अलावा व्हीकल, और ये सारा कुछ हमने, ये देखें उसमें सारा स्ट्रक्चर वाइज डाटा आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ प्लगइन्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक है, इसमें डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे कि एक फॉर्म है सेल योर कार। तो इस कार के अंदर, इस फॉर्म के अंदर ये देखें कि एंट्री आई हुई है कि कोई पर्सन है, उसने अपनी कार को सेल करना है। ये बेसिकली मैंने टेस्ट रन ही किया हुआ है, यानी अपना ईमेल डाला हुआ है कि फॉर्म में डाटा कौन सा है, कि कार किस ब्रांड की है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, मॉडल कौन सा है, माइलेज कितनी है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो फॉर्म के अगर हम डिस्प्ले देखें यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाता है ये वाला सेल योर कार। तो यहाँ पे क्या है, एक फॉर्म लगा हुआ है, ये देखें। ठीक है, और ये WP फॉर्म से बना हुआ है। इसमें हमें जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है ना, उसके लिए हमने देखे रेडियो बटन भी है यहाँ पे, ये भी हम ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है ना, वो कंडीशन बता सकते हैं यहाँ पे कि कार की कैसी है, गुड, एवरेज है, एक्सीलेंट। तो फॉर्म में डाटा जैसे फिल होगा और वहाँ पे वो एंट्री शो करवा देगा। ठीक है, तो ये जो डिस्प्ले हमने यहाँ पे किया हुआ है, ये एलिमेंटर के थ्रू किया हुआ है। ठीक, इस तरह से। तो ये सारा इसका प्रोसेस होता है फॉर्म ऐड करने का। तो अभी जो है ना, ब्लॉग्स को आप एक्सप्लोर करें, तो फिर हम आपको थीम में फर्दर और भी सजेस्ट कर दूंगा इसमें। जैसे कि हमने भी नेक्स्ट जो थीम एक्सप्लोर करना है ना, वो आस्ट्रा थीम है। तो आस्ट्रा थीम बहुत बेस्ट है ब्लॉगिंग के वाले से भी, वैसे भी, क्योंकि वो मल्टीटास्किंग के लिए यूज होती है। ठीक है, कोई और क्वेश्चन हो तो आप करें, नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं।